तो स्टूडेंट्स, डिजिटल स्टडी 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जीव विज्ञान और इसका प्रथम अध्याय जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे हम लोग 3 प्रश्नों को हल करेंगे, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। तो ये काफ़ी सिंपल और आसान सा चैप्टर है, जीवों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, यानी सभी जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि जनन किसे कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करते हैं तो उसे कहा जाता है जनन, उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो थोड़े से जान लीजिए ये भी आप कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल आते हैं, ठीक, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव से एक नई संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जनन क्यों आवश्यक है, यानी दोनों प्रकार के जनन क्यों आवश्यक है। अगर सीधे सीधे इसका आंसर हम समझें तो प्रत्येक जीव के लिए अपनी जाति के निरंतरता और आनुवंशिकता, ठीक, बनाए रखने के लिए जनन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखने हैं। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है, साथ ही यह अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया भी है। जनन से जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है और प्राकृतिक मृत्यु और वैधता जीर्णता के कारण होने वाली ह्रास से आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके स्थान पे एक नए जीव का जो निर्माण होता है वो जनन के द्वारा ही होता है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जनन। और यहाँ पे अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जनन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, यानी पहुँच जाती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। जो भिन्नताएं होती हैं, जो गुण या जो अंतर होते हैं, यह जैव विकास में सहायक होता है, यानी किसी जीव के विकास में सहायक होता है जनन। इस समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सीधे सीधे देखा जाए कि जनन जीवों की निरंतरता और आनुवंशिकता बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर यही आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा प्रश्न कहा गया है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो वैसे तो हम जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो हमें बताना है कि लैंगिक बेहतर है कि अलैंगिक बेहतर है। तो इसका आंसर होगा लैंगिक सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है, तो यही हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार आपको लिखने हैं। प्रायः लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। मेल और फीमेल के जितने गुणसूत्र होते हैं क्रम में होते हैं यहाँ पे, जिसमें युग्मकों के नए लक्षण विकसित होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होते हैं। ठीक, यानी माता पिता से जो संतानें होती हैं उसमें भिन्नता काफ़ी पाई जाती है और बेहतर होती है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों की आनुवंशिक भिन्नताएँ के कारण जीव अधिक क्षमतावान होते हैं, यानी काफ़ी मजबूत होते हैं। अतः लैंगिक जनन अच्छी विधि मानी जाती है। तो यही आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो तीसरे प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति यानी संतान को क्लोन क्यों कहा गया है। ठीक, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। तो अलैंगिक जनन, ठीक, अलैंगिक में आपको याद रखना है कि अलैंगिक में मेल और फीमेल नहीं होते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व अकार्य रूप से अपने जनकों से एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। अतः अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों से एकदम समान होती है, इसीलिए उनको क्लोन कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।